झारखंड की 14 सीटों का नतीजा आया और कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाले भी ये नतीजे लगे। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 4 जून का वो दिन था जब मतगणना शुरू हुई। जब जैसे जैसे रुझान आना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए गठबंधन में थोड़ी बहुत चिंता का विषय भी बना रहा। वो इसलिए क्योंकि जब आखिरी रुझान आया, जब आखिरी समय नतीजा आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 5 सीटों, एनडीए को 5 सीटों का नुकसान हुआ और 5 सीटें ऐसी जहां आदिवासी बहुल सीट मानी जाती है। ऐसे में इसे लेकर आज हमारी खास रिपोर्ट भी है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे। समीर उरांव बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीता सोरेन शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू। गीता कोड़ा हो समुदाय के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। हम आज इन सभी आदिवासी नेताओं के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सभी चुनाव हार गए हैं। झारखंड में बीजेपी सभी 5 एसटी रिजर्व सीटों पर चुनाव हार गए, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, आखिर आदिवासी वोटर जो है बीजेपी से दूर क्यों है। देखिए हमारी रिपोर्ट, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। झारखंड के 14 सीटों के चुनाव नतीजों ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। गीता और सीता को अपने खेमे में लाकर बीजेपी जो पाने चली थी, बीजेपी ने वो खो दिया। बीजेपी ने वो भी खो दिया जो उसके पास पहले से था। 2019 में बीजेपी के पास 11 सीटें थी। 2024 में ये आंकड़ा 8 पर सिमट गया। बीजेपी वही 5 सीटें हारी जो एसटी रिजर्व थी। यानी झारखंड में आदिवासियों ने बीजेपी को एक सिरे से नकार दिया है। हेमंत सोरेन का जेल जाना आदिवासियों के सेंटीमेंट को छू गया। झारखंड के कोने कोने में जाकर यही बताया गया कि बीजेपी को आदिवासी सीएम पसंद नहीं, इसलिए साजिशें की गई, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन ने जब घर की दहलीज लांघकर पार्टी का कमान थामा तो उनके कंधों पर उसी आदिवासी विरासत को संभालने की जिम्मेवारी आ गई। कल्पना की आंसुओं ने आदिवासी समाज को खुद से जोड़ लिया। सीता सोरेन को सोरेन परिवार से तोड़ना भी आदिवासी समाज को पसंद नहीं आया, तो गीता कोड़ा का पाला बदलना भी आदिवासी तबके को नागवार गुजरा। यही वजह है कि दुमका जो बीजेपी के पास थी, सीता सोरेन को आगे कर भी बीजेपी ने उसे गंवा दिया। लोहरदगा में समीर उरांव हार गए, सिंगू में गीता कोड़ा हार गयी, राजमहल में ताला मरांडी के किस्मत पर ताला लटका रहा। लेकिन खूंटी में अर्जुन मुंडा की हार बीजेपी को सालों साल याद रहेगी। बीजेपी हार के पीछे चाहे कोई भी दलील दे दे, लेकिन इस बात से वो नहीं मुकर सकती कि वो आदिवासियों के दिलों में अब भी जगह नहीं बना सकी हैं। आदिवासियों को लेकर बीजेपी की नीति, नियत और नियति पर अब भी शक शुबा है। यही वजह है कि न आदिवासी राष्ट्रपति काम आई, न उली हाथों से जनजातीय दिवस की शुरुआत। बीजेपी के थिंक टैंक को एक बार फिर आदिवासी फैक्टर को लेकर अपनी पॉलिसी पर मंथन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा झारखंड स्टेट राकेश जी हमारे साथ बने हुए और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले राकेश जी के पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए 14 सीटों पर मतगणना हुई, लेकिन इसके बाद जो नतीजे हमारे सामने आए वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी थे। एक तरफ अगर हम बीजेपी की ही बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो 14 की 14 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने का उन्होंने दावा किया था कि 14 की 14 लोकसभा सीट उनके ही पाले में आ रही है। लेकिन जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं जनता ने अपना आदेश दिया और बीजेपी या पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी के पाले में 8 सीटें गई, 1 सीट आजसू की रही जो कि गिरिडीह की सीट। बाकी जो अन्य 5 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पाले में गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राकेश जी कि 5 सीटें वही 5 सीटें हैं जहां पे आदिवासी बहुल्य माना जाता है, आदिवासियों का सीट माना जाता है, एसटी रिजर्व सीट है। आखिर क्या वजह रही कि 5 सीटों को नुकसान झेलना पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को? देखिए अंकिता, कई फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिन 5 सीट की चर्चा कर रहे हैं, 5 सीट ऐसे दिग्गज लड़ रहे थे जहां पे कहा जा सकता है कि उनका कहीं न कहीं एक बड़ी पकड़ बताई जाती थी और माना जाता था कि आदिवासी का साथ मिलेगा उन्हें। और जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं का भी दावा था कि आदिवासियों का साथ मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी की बातचीत की जाए तो लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर जब नुकसान हुआ है तब इसका आकलन भी बीजेपी को भी करना है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं
है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब क्या कुछ स्थिति बनेगी। और आज की परिस्थिति को देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के साथ साथ कई ऐसी चीजें आएंगी जिसको सोचने पर मजबूर करेंगी बीजेपी को। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि अभी की बातचीत की जाए तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आदिवासियों ने कहीं न कहीं साथ बीजेपी का नहीं दिया है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थिति बनी है और 5 सीट उन्हें गंवाना पड़ा है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में किस तरीके से क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि अध्यक्ष की बातचीत की जाए प्रदेश में तो बाबूलाल आदिवासी थे, कई कद्दावर नेता जो कहीं न कहीं तमाम इलाकों में जाकर बातचीत कर रहे थे। इन प्रत्याशियों की बातचीत की जाए तो अपना कद इनका काफी कुछ बड़ा माना जाता था पहले से ही, लेकिन जब हार हुई है तब इसका मंथन भी शुरू हो गया है और आने वाले समय में आकलन भी किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी कहा जा सकता है कि जब बीजेपी की बातचीत की जाए तो कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर चर्चा हुई थी। कई बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की चीजें सामने आई थी, आदिवासियों ने साथ दिया था, वो शायद झारखंड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो कहीं न कहीं इस पे मंथन भी तेज हो गया है। लेकिन बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और वहां क्या कुछ रुख होगा उनका और किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आएगी। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जब भी जनसभा करने आए खासतौर पे झारखंड की सीटों पर, तो उन्होंने हमेशा अपने भाषण में आदिवासियों को हितैषी बताया। यहाँ तक कि ये कह दिया था उन्होंने कि आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रही है इंडी गठबंधन। तो साफ तौर पर आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा, एनडीए गठबंधन ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, जो तरीके से जो नतीजे आए कि 5 सीटों पर, आदिवासी सीट पर ही उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। तो क्या आदिवासियों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि राजा अगर सिपह सालार गलत रख दे और मंत्री गलत रख दे तो जंग हार जाता है। नरेंद्र मोदी के साथ भी वही हुआ, अमित शाह के साथ भी वही हुआ। आप समझिए कि गलत सिपह सालार और गलत मंत्री रखने का नतीजा क्या होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तर्ज पर, बीजेपी के स्टार प्रचारक के तर्ज पर झारखंड में आकर के एसटी बहुल सीटों पर, जो एसटी वाली सीट है वहां पर आकर के सभा करते हैं और उस पूरी सभा में वो सरना धर्म कोड को लेकर के कुछ नहीं कहते, जबकि झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा सरना धर्म कोड है। मोदी अगर आए थे रांची, मोदी अगर आए थे सिंहभूम, मोदी अगर आए थे दुमका, तो उनको बताना था कि सरना धर्म कोड को लेकर के बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। मैं फिर एक बात बता रहा हूं कि सीटों का ये जो नुकसान है, ये नुकसान एनडीए को नहीं हुआ है। सुदेश महतो ने अपने बल पर गिरिडीह की सीट जो है वो जिताई है। उस गिरिडीह सीट को जीतने का एकमात्र श्रेय बीजेपी के एक नेता को भी नहीं जाता, वो श्रेय जाता है पूरा सुदेश महतो को। आप सोचिए कि गिरिडीह एक ऐसी सीट थी जहां पर जयराम महतो जैसा कैंडिडेट था, मथुरा महतो जैसे मंजे हुए कैंडिडेट थे, लेकिन माना जा रहा था कि चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से हारने वाले हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन सुदेश महतो की जमीनी मेहनत ने उस सीट को जिता दिया। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने क्या किया? बाबूलाल मरांडी अपने सहयोगी दलों के ही जड़ काटने में जुटे हुए हैं। आप सोचिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बीजेपी को मजबूत करेगा या कि जेवीएम को मजबूत करेगा। ईचागढ़ जैसी विधानसभा जहां पर आजसू के हरेलाल महतो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर अरविंद सिंह को वो बीजेपी में शामिल करवाते हैं, जिससे कि उनका हौसला जो हरेलाल महतो उनका टूट जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां टिकट किसको मिलेगा एनडीए से। तो मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि बीजेपी को गलत रिपोर्ट दी गई। गलत रिपोर्ट किसने दी? बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी जैसे सिपह सालारों ने गलत रिपोर्ट दी। क्यों दी? आप सोचिए, अमित शाह का रोड शो चुटिया में करवाया जाता है। चुटिया तो परंपरागत वोटर है बीजेपी के, वहां क्यों करवाया गया रोड शो? ताकि भीड़ दिखे। नरेंद्र मोदी का रोड शो रांची के एरमू रोड में करवाया जाता है, वहां पर रांची शहर में तो परंपरागत वोटर है बीजेपी के। कांके में कोई सभा नहीं करवाई जाती है, ईचागढ़ में कोई सभा नहीं करवाई जाती है, सिल्ली में कोई सभा नहीं करवाई जाती है, हटिया में कोई सभा नहीं करवाई जाती है। क्यों? बीजेपी जिधर कमजोर है उधर कोई मेहनत नहीं की जाती है। एसटी बहुल सीटों में
आप देखिए कि सरना धर्म कोड को लेकर के क्या एजेंडा था, कोई एजेंडा नहीं था। कुर्मी आपके पास नाराज है, उसको लेकर के आपके पास क्या प्लान था, कोई प्लान नहीं था। बाबूलाल मरांडी अपनी कोर टीम बनाते हैं, उसमें कुर्मियों को जगह नहीं देते हैं। आखिर कोई कुर्मी आपको वोट क्यों देगा? अर्जुन मुंडा के हारने का कारण क्या था? अर्जुन मुंडा का हारने का कारण वही था कि खरसावां और तमाड़ के कुर्मियों ने उनको वोट नहीं दिया। गीता कोड़ा के हारने का कारण क्या है? आप कल तक जो कांग्रेस में आपके खिलाफ आग उगल रही थी, आप उनको ला करके बिठा देंगे और आपके कार्यकर्ताओं को आप बोलेंगे कि इनके लिए चुनाव प्रचार करो, तो वो कार्यकर्ता आपको कैसे वोट दिलवा पाएगा? सीता सोरेन, सुनील सोरेन का टिकट वापस लेकर के, ठीक है सुनील सोरेन भी नहीं नजर आए, तो इसका मतलब आपको कोई जमीनी स्तर पर सर्वे करवाना चाहिए था। सिर्फ मोदी नाम के सहारे आपको लगता है कि आप पार्टी का नैया पार कर देंगे, ये तो संभव नहीं है। विष्णु अग्रवाल से निर्मला सीतारमन को किसने मिलवाया? इन सब चीजों की पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए। इन सब का बहुत बड़ा मैसेज जाता है, इन सब का अंदर तक मैसेज जाता है। जब तक इन सब चीजों की समीक्षा नहीं होगी, आप गलत सिपह सलार के भरोसे आप अगर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो जनता तो आपको सबक सिखाएगी। जी अंकिता। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे झारखंड स्टेट राकेश जी भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, आपने बाबूलाल मरांडी का कुछ देर पहले जिक्र किया था। अगर हम बात करें तो आदिवासी और पिछड़े वोटों को कहीं ना कहीं कब्जा करने के लिए और पिछड़े वाले वोटों को साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक दाव खेला था, जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष बनाए गए अमर कुमार बावरी। तो क्या ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि जो दाव बीजेपी ने खेला वो फेल होता हुआ नजर आया? क्योंकि अगर बात कर ले तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो बीजेपी के कार्यकर्ता चल रहे थे, ना वो कोई उपचुनाव उन्होंने जीता और ना ही कोई लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए झारखंड की सीटों पर, उसमें भी किसी तरीके का कोई कमाल दिखाते हुए तो नजर नहीं आए बीजेपी। देखिए अंकिता, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से 5 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उन सीटों के अंदर खाने में जब जाएंगे हम, तो उस इलाके में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर किस तरीके से देखी जा सकती थी कि कैसे चल रही थी वहां की वोटिंग। आपने देखा होगा कि तमाम इलाकों में जहां जहां लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पे जब हारने वाली सीटों की बातचीत की जाए, अभी की 5 सीटों की, तो उन सीटों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे यूपीए के या गठबंधन दल के विधायक मौजूद थे। और नेतृत्व की बातचीत की जाए तो गठबंधन दल के नेताओं ने साफ तौर पे अपने विधायकों को हिदायत दे दी थी कि वे किसी भी हालत में अपने इलाके में अपने वोट बैंक को बचाएं, और तब जाकर हो सकता है कि आने वाले समय में उनको चुनाव में फिर से एक बार टिकट दिया जाएगा, और उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी तमाम जगहों पर पहुंच जरूर रहे थे, गांव गांव तक जा रहे थे, लेकिन आखिर मुद्दे को लेकर जब बातचीत होती थी तो कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिस पर चर्चा नहीं हो पाती थी और उसको लेकर टाल मटोल की रणनीति अपनाई गई थी। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सरना कोड को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर सरना कोड को लेकर केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी और किस तरीके से राजनीतिक दल इसका साथ देंगे, तो इस पर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म था और बीजेपी खेमे से इस पर अंतिम मुहर कहीं से लगती नजर नहीं आ रही थी, जो कि काफी नुकसान पहुंचा गया बीजेपी को। खास करके एक अहम बात अब जाकर सामने आई है कि अब बीजेपी नई रणनीति के तहत भी जाने की कोशिश कर सकता है, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आदिवासी वोट बैंक के साथ साथ अब कुर्मी वोट बैंक को कैसे साधा जाएगा, इस पर अब बीजेपी की एक नई स्ट्रेटेजी बनाने की तैयारी चल रही है। मुझे जो बातचीत हो रही थी कि राज्य में कुछ इस तरह की आकलन किए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पे कुर्मी बहुल है और किन किन इलाकों में अब कुर्मी को अगर साधा जाए तो ये जो घाटा है इसको पाटा जा सकता है। तो अभी फिलहाल रणनीति का दौर है और हो सकता है कि जैसे ही केंद्र में सरकार बनेगी उसके बाद से प्रदेश में किस तरीके की राजनीति होगी, बीजेपी को कितना भुगतना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं को कितना नुकसान होगा, ये सब चीजें अब आकलन के दौर से गुजरेंगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, एक बार केंद्र में सरकार बन जाए उसके बाद राज्य पे चर्चा होगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 5 सीटों का नुकसान बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि अभी एक एक सीट को जोड़कर सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। अभिषेक हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर जिस तरीके से अगर नुकसान हुआ एनडीए गठबंधन, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। साफ तौर पर भले वो जीते नहीं वो सारी सीटों पर, जो उनके जो दावे थे कि उनका भी यही कहना था कि 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन आने वाली है, लेकिन वो दावा उनका फेल हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी एक खुशी जो है वो हमें देखने को मिली एनडीए गठबंधन के नेताओं पर, क्योंकि 5 सीटें जहां से ये कहा जा रहा था कि आदिवासियों के हितैषी है बीजेपी एनडीए गठबंधन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आ रहे थे वो आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या ये जो जिस तरीके से मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, और एक और मेरे पास ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण आदिवासियों को कहीं ये तो नहीं लगने लगा था कि एसटी रिजर्वेशन छीन सकता है, ये मनोधारणा भी वजह रह सकती है क्या? जाहिर सी बात है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि भारत जैसे एक ऐसे देश में
जहां पर कोस कोस में बोली बदल जाती है, वहां पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाना चाहते हैं, संभव है, हो सकता है आपकी महत्वाकांक्षा होगी। देखिए, कोई भी नियम कानून अगर एक संवैधानिक, जो देश एक संविधान से चलता है, उस देश में अगर आप कोई नियम कानून लाना चाहते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूं, समझिए। धारा 370 इन्होंने हटाई, इन्होंने सोचा कि भाई उस मुद्दे से इनको फायदा होगा, लेकिन आप देखिए कश्मीर में, वहां पर बीजेपी का कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ा और ना कोई जीता। लद्दाख में, जिसको सबसे ज्यादा 370 से इनका दावा है कि फायदा हुआ, लद्दाख में निर्दलीय सांसद बनता है। अब आते हैं सीए इन्होंने लागू किया। कहा गया है कि सीए का असर जो है वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा बंगाल में। देखिए, बंगाल में इनकी सीटें कम हो गई। अब आते हैं राम मंदिर, कि राम मंदिर का असर सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा। देखिए, अयोध्या ये हार गए, यूपी में सीटों का नुकसान हुआ। आकलन अलग अलग तरीके से हो सकता है, बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 2A सिस्टम है। 2A सिस्टम का मतलब ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, लेकिन मन की बात करने से ज्यादा उन्हें मन की बात सुनने की जरूरत थी। हुआ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सिस्टम पर चले, उसी सिस्टम पर इनके अनुयायी चले। इनके किसी भी सांसद, मैक्सिमम सांसद जो हैं, वो डंके की चोट पर ये नहीं कह सकते कि मेरे काम के बल पर आप मुझे वोट दीजिए। एक चीज तो ये है, जिन सांसदों ने काम किया तो उनके अंदर इतना घमंड था कि भाई जनता, मतलब वो काम किए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलेंगे कि अब मैं चाय नाश्ता करूंगा, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें जनता देखती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, तो उसको लागू करने से पहले ऐसा थोड़ी है कि रात में 12 बजे आप आए, मीडिया में आए, मित्रों आज से 500 का नोट बंद। पहले आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि भाई इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या नुकसान है, लोग क्या चाहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, देश मोदी को चाहता है, ये बात ठीक है। 240-140 सीट दी है, तो इसका मतलब है कि मोदी का जादू कायम है। 10 साल के बावजूद अगर इतनी सीटें आ रही है तो ये बड़ी बात है। लेकिन देश ये चाहता है कि मोदी उनकी भी सुने, सिर्फ अपनी ना कहे, इसीलिए इतनी सीटें दी है। यकीनन, नो डाउट, थोड़े नाको चने चबाने पड़ेंगे, लेकिन सरकार इनकी बनेगी। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और देश ने एक मजबूत विपक्ष अब दिया है। लेकिन अब यहाँ पर खास करके झारखंड में, चूंकि जल्दी ही विधानसभा का चुनाव है और झारखंड एक 5th शेड्यूल का राज्य है, तो 5th शेड्यूल में यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ के नेता कौन हो सकते हैं। जयराम महतो जैसा नेता जिसने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए और 3 लाख वोट ले आता है, तो आप सोचिए कि उसको जनता वोट क्यों देती है, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद नजर आती है। तो ये चीज बीजेपी को समझनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि झारखंड के लोगों की उम्मीद क्या है। सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है, 2nd नंबर पर कुर्मी जनसंख्या है। इन सब चीजों को कैसे साधना है, यह जनसंख्या क्या बोल रही है, कौन कौन से मुद्दे हैं। आप कहिए 1932 का मैं समर्थन भी नहीं करता, हम विरोध भी नहीं करते, और हम 1985 का समर्थन करते, ये लॉजिक नहीं चलेगा। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें सोच के उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, और जो ऊपर के आपके सेनापति, उन सेनापतियों को बदलना पड़ेगा। जी अंकिता। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राकेश जी भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, एक और बात यहाँ पर यह है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई 31 जनवरी को, उसके बाद से कहीं ना कहीं जेएमएम ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया रखा, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन की हम बात करें तो हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा, आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे में इसे लेकर जेएमएम ने इसे कहा कि आदिवासियों को परेशान करने का काम कहीं ना कहीं केंद्र कर रही है। बीजेपी ने आदिवासियों को परेशान करने का काम किया, इसकी वजह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डलवाया। तो क्या ये मुद्दा भी रखा है, इससे सेंटीमेंट बनाकर कहीं ना कहीं जेएमएम और इंडी गठबंधन ने बाजी मारी है 5 सीटों पर? देखिए, जाहिर सी बात है अंकिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया हेमंत सोरेन का, तो हेमंत सोरेन जैसे ही जेल गए थे, वैसे ही आपने देखा होगा कि उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। मोराबादी मैदान में अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे थे और हर दिन धरना प्रदर्शन किया गया था और अपनी बात रखने की कोशिश की थी। तो जेएमएम ने बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत इसको आगे बढ़ाया था, और हर जिले में इस मैसेज को कैसे भेजा जाए कि केंद्र सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर पा रही है, इसमें पूरी तरह से सफल हो रहे थे। आपने देखा होगा कि मोराबादी मैदान में लगातार धरना
प्रदर्शन होता रहा और साफ तौर पे वहां तमाम जिलों से अलग अलग लोग पहुंचते थे। एक गुट आता था, खास करके जेएमएम के ही गुट थे, उनके ही समर्थक थे, लेकिन जब मैसेज जाता था पूरे जिले में जाता था, प्रखंड स्तर पे जाता था, पंचायत स्तर पे जाता था, तो एक बड़ा मैसेज देने का काम तो जेएमएम ने जरूर कर दिया था कि कहीं न कहीं मोराबादी मैदान में इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया और उस मैसेज को लेकर पंचायत स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन की जहां तक बात है, उन्होंने साफ तौर पे कई बार मुखरता के साथ इस बात का जिक्र किया था कि आदिवासी होने के नाते उनको दबाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और जानबूझकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये मैसेज भी आदिवासियों के बीच आसानी से पहुंचा और उसके बाद जब कल्पना सोरेन सीधे मैदान में उतरी चुनाव के और उसके साथ साथ प्रचार प्रसार में, तब जाकर उन्होंने साफ तौर पे सभी जगहों पे जाकर इस बात का जिक्र किया था कि आदिवासियों को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसका फायदा कहीं न कहीं जेएमएम को मिला है और गठबंधन दल के नेताओं को मिला है, जिससे कहा जा सकता है कि आदिवासी एकजुट होकर अपने अपने इलाके में गठबंधन दल के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की कोशिश की थी और उसमें सफल भी होते नजर आए हैं। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर बड़ा काम किया है और आने वाले समय में भी इस मुद्दे पे बातचीत जब होगी तो तमाम राजनीतिक दल के लोगों को सोचना होगा कि आखिर इस फैक्टर को किस तरीके से काटा जाए, क्योंकि एनडीए के पास कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इस मुद्दे का काट शायद उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी राकेश जी बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, अगर हम पूरे 14 लोकसभा सीट या लोकसभा चुनाव खासतौर पर झारखंड की नजर डालें तो 3 प्रत्याशियों की पैराशूट लैंडिंग होती है, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुमका की अगर बात करें, दुमका काफी ज्यादा हॉट सीट भी बनी रही। वहां से सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, वो सामने आई। एक सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया था। ऐसे में उनकी हार हुई, तो उनकी हार की वजह क्या रह सकती है? क्योंकि अगर बात कर ले जामा से जब वो विधायक रहे तो कहीं ना कहीं गुरुजी के नाम पर और सोरेन परिवार के नाम पे उन्हें वोट मिलता रहा। लेकिन क्या इस बार वाले चुनाव में गुरुजी के कैडर की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? और अगर मान लीजिए हार, जिस तरीके से उन्हें करारी हार मिली है, तो अब उनका क्या होने वाला है? राजनीतिक भविष्य उनका किस तरीके से जाएगा? देखिए, दुमका हर सीट का अपना अलग अलग गणित होता है। दुमका सीट का गणित ये है कि नो डाउट ये मैच सीता सोरेन जीत चुकी थी, लेकिन हार और जीत के बीच में कौन खड़ा था? हार और जीत के बीच में खड़े थे बसंत सोरेन। दुमका सीट में जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है बसंत सोरेन को। बसंत सोरेन का बूथ लेवल का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त रहा है दुमका सीट में। नो डाउट सीता सोरेन वहां पर सिंपैथी यूज करना चाहती थी दुर्गा सोरेन के मौत की जांच को लेकर के। सोशल मीडिया पर जयश्री और विजयश्री सोरेन लगातार हमलावर थी, अपने ही परिवार पर निशाना साध रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन का जेल के अंदर से निर्देश था, साफ निर्देश था कि सीता सोरेन पर सीधा हमला, परिवार पर हमला होगा और वो कोई नहीं करेगा। आप देखेंगी कि बसंत सोरेन की तरफ से सीता सोरेन के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। आप देखेंगी नलिन सोरेन ने सीता सोरेन पर कोई भी स्ट्रेट हमला नहीं किया। आप देखेंगी कल्पना सोरेन ने कभी भी कोई स्ट्रेट हमला नहीं किया सीता सोरेन पे। जेएमएम की तरफ से सीता सोरेन पर कोई स्ट्रेट हमला नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त रणनीति थी। और उससे भी गजब, बसंत सोरेन जो है वो बूथ बूथ घूम करके उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या हुआ? सीता सोरेन तो मैदान में थी, सुनील सोरेन और लुइस मरांडी, इन दोनों की तरफ से, चूंकि लुइस मरांडी को तो ये पता था कि ठीक है विधानसभा में वो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन सुनील सोरेन को ये पता था कि इस बार उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो सपोर्ट होना चाहिए तो वो सपोर्ट नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वोटर हैं बीजेपी के, देखिए संथाल में वैसे ही बीजेपी कमजोर है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और सिर्फ अगर काम करने पर वोट मिलता, सिर्फ अगर काम करने पर वोट मिलता तो रघुवर दास ने संथाल में सबसे ज्यादा फोकस किया था। इसके बावजूद संथाल ने रघुवर दास की लुटिया डुबा दी थी। तो सिर्फ काम के आधार पर वोटिंग नहीं होता। आदिवासी अगर वोट करता है तो वो बहुत सेंटिमेंटल वोट होता है। वो बहुत, लोग कहते हैं ना कि आदिवासी सीधे होते नहीं, आदिवासी बहुत सोच समझ कर, अपना भला पूरा जान करके अपने बीच रहने वालों को वोट देते हैं। अब देखिए ना, जितने भी एसटी सीट हैं, उन तमाम एसटी सीटों में जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने जनता के बीच में रह करके पसीना बहाया है। विजय हांसदा, चूंकि वो भावनात्मक, वो सीट भावनाओं से जुड़ी हुई सीट है राजमहल। लोबिन हेम्ब्रम को आप देख लीजिए, अगर सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं जीत होती तो लोबिन हेम्ब्रम को क्या 30,000 वोट आते? लोबिन हेम्ब्रम एक बड़े नेता है, 30,000 वोट के आधार पर उनका आकलन नहीं हो सकता। तो इसीलिए सीता सोरेन की जीत जो है उसमें बहुत बड़ा हाथ
गीता सोरेन की हार जो उसमें बहुत बड़ा हाथ बसंत सोरेन के बूथ मैनेजमेंट का। जी हर सीट अभिषेक, का आपका अपना बहुत अलग बहुत आकलन। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी भी बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि झारखंड में बीजेपी सभी 5 एसटी रिजर्व सीटों पर चुनाव हार गई। इसके बाद सवाल उठने लगे। हमने इन्हीं 5 सीटों पर चर्चा की। अगर हम 5 सीट की बात कर ले, खूंटी की बात कर ले, लोहरदगा की बात कर ले, सिंहभूम की बात कर ले, दुमका की बात कर ले या फिर राजमहल की बात कर ले, 5 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हुआ है। अब एनडीए इस पर क्या कुछ स्टैंड लेती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलने वाली है। तो साफ तौर पर सबकी नजर इस पर बनी